सीनियर सिटीजन यानी हमारे बुजुर्ग या वो वृद्ध अवस्था जिसे हम अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव मानते हैं, लेकिन क्या आयुर्वेद भी ऐसा मानता है? इसी के बारे में आज हम जानेंगे आयुर्वेद चिकित्सा में। हमारे शो दी हेल्थ टॉक में डॉक्टर मदन गुलाटी, जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं आयुर्वेद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, आजकल निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं इंदिरा हॉलीडे होम सेक्टर 24 में सुबह 10 से 12:30 बजे तक। डॉक्टर मदन गुलाटी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपसे वृद्ध अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में वृद्ध अवस्था क्या है? हाँ, बड़ा सुंदर सवाल किया आपने। आयुर्वेद जो है वो जीवन का विज्ञान है, और सबसे पहले आप समझते हैं कि जो आयु का वेद है आयुर्वेद, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयु क्या चीज़ है ना। आयु जो है हमारे लिखा हुआ है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यश्च अनुबंधश्च प्रायर आयु उच्यते। अर्थात शरीर इंद्रिय जो हमारे सेंसेस हैं, बॉडी है, इंद्रिय मन और आत्मा, इसके संयोग का नाम जो है वो जीवन है। और जब तक ये संयोग बना रहता है तो हम जो है हम जीवित हैं, हमारी आयु है। तो जब ये संयोग टूट जाता है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक का जो जीवन है उसको हमने तीन अवस्थाओं में बांटा है। बचपन क्या होता है पहले, फिर उसके बाद जवानी आ जाती है, यौवन अवस्था जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारी बुढ़ापा या वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, जो ओल्ड एज कह देते हैं। तो मैं समझता हूं कि वृद्ध अवस्था आयुर्वेद के अनुसार जो है वो हमारे हाथ में है। किसी पर्टिकुलर एज को हम वृद्ध अवस्था का नाम नहीं दे सकते। वृद्ध अवस्था एक्चुअली क्या है कि जब जैसे हमारा जन्म होता है तो हम डे बाय डे हमारे अंदर जो सेल्स का परिवर्तन होता रहता है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उसका निरंतर विकास होता रहता है। निरंतर हमारे सेल्स जो है वो नए नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं, तो हमारा जब ग्रो करना बंद कर देते हैं हम लोग, तब हम जो है वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। पीपल नेवर ग्रो ओल्ड, व्हेन दे स्टॉप ग्रोइंग दे बिकम ओल्ड। हमारे एक बड़े जबरदस्त अपने नोन है फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स वुल्फ, उनका एक सिद्धांत है, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर्स कन्फॉर्म्स टू फंक्शन। जिस स्ट्रक्चर से काम लेते रहते हो वो स्ट्रक्चर बना रहता है, जिस स्ट्रक्चर से हम काम लेना बंद कर देते हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है। तो जब हम अपने ब्रेन से काम करते रहते हैं, लगातार हम अपने हाथों से काम करते रहेंगे जीवन में, तो हम इसको जो है ओल्ड एज को जो है वृद्धावस्था को हम दूर भी कर सकते हैं। हमारी जो है वो जरूरी नहीं है कि हम 50 साल के बाद ही बुढ़ापा हमें हो गया, या हम कह देते हैं कि हम 60 ईयर्स के हो गए हैं तो हम नो डाउट कि हम सीनियर सिटीजन का लेबल लगा देते हैं 60 साल के बाद और उसके बाद, परंतु हम इसको दूर कर सकते हैं अगर हम अपने निरंतर क्रियाशील रहते हैं। हम अपनी जो है वो अपनी जब हम ग्रो करते रहते हैं, हमारे सेल्स जो है वो अपने आप पुराने सेल्स टूटते रहेंगे, नए बनते रहेंगे। तो वृद्धावस्था एक पर्टिकुलर एज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक अवस्था है जीवन की जो कि हम जो है डिले भी कर सकते हैं। आयुर्वेद इसको इस अवस्था को कोई फिक्स नहीं कर सकते हम कि इस पर्टिकुलर एज का नाम वृद्धावस्था है। डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा उपचार भी है जो वृद्धावस्था को दूर भी कर सकता है? हाँ, बहुत बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि आयुर्वेद को हमारे जो चरक शास्त्र, हमारा जो ग्रंथ है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको चरक शास्त्र कहते हैं, जाना हुआ ग्रंथ है। उसके जो पहला अध्याय है ना, उसको सूत्र स्थान का पहला अध्याय का नाम है दीर्घ जीवतीय अध्याय। तो दीर्घ जीवन को प्राप्त करने का, और उसके बाद उन्होंने चिकित्सा स्थान में एक अध्याय लिखा है, उसका नाम रखा रसायन अध्याय, जिसमें कुछ ऐसी औषधियों का जिक्र किया गया है जो कि दीर्घ आयु को प्राप्त करने के लिए, हमारी जो है वो जो ओल्ड एज को हम जो है वो दूर करने के लिए, है ना, यौवन अवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी औषधियों का वहां पे वर्णन किया गया हुआ है। और उसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान। पहला जो उस चैप्टर का नाम ही रसायन के ऊपर है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द चिकित्सा स्थान इन आयुर्वेद का जो मेन ग्रंथ है चरक। तो उन्होंने क्यों है कहा क्या है वहां पे कि जो जीवन को व्हाट इज द रसायन। तो उन्होंने कहा है कि रसायनम तो तज्ञम जब जरा व्याधि नाशनम। रसायन उसे कहते हैं जो जरा मैंने ओल्ड एज, वृद्धावस्था, जो जरा और व्याधि का नाश कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। जब रसायन की डिटेल में परिभाषा दी है तो उसमें कहा है दीर्घम आयु स्मृति मेधा, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरणम वै प्रभा वर्ण स्वर उदर्य दे इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रीतम कांति लप्ते ना रसायनात् लाभो पाए ही शस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। जिससे हमें दीर्घ आयु की प्राप्त हो, पहली बात है कि जिससे हमें लंबी आयु की प्राप्त हो, उसका नाम जो है रसायन। रसायन दीर्घ आयु स्मृति, जिससे हमारी यादाश्त ठीक हो, स्मृति मेधा, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बेटर बनी रहे, मेमोरी शार्प रहे। दीर्घम स्मृति मेधा आरोग्यम, आरोग्य में मतलब होता है अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ मिले हमें।
तरुण यौवनावस्था बनी रहे, तरुण यूथफुलनेस रहे, तरुण वय हमारी जो बनी रहे, दीर्घमायु स्मृति वेदा और तरुण प्रभाव हमारी होती चमक दमक, हमारी चेहरे की जो है वो कांति है ना, ग्लो है फेस की, वो बनी रहे। प्रभा वर्ण स्वर है हमारा जो कम्प्लेक्शन है फेस का वो अच्छा फेयर कम्प्लेक्शन हो, है ना, कम्प्लेक्शन अच्छा बना रहे। प्रभा वर्ण स्वर उधर ये हमारी जो वाक स्वर मैंने आवाज़ जो है हमारी मेलोडियस वॉइस हो वो बनी रहे अच्छी, है ना, हमारी हॉर्सनेस हो, वॉइस ना हो। प्रभा वर्स्वर उधर यह देह इंद्रिय बलम, जो हमारी इंद्रिय जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी को जो स्ट्रेंथन करे, हमारी उसको बल दे, वो जो औषधियाँ ऐसी हैं जो को हम आयुर्वेद में उसको कहते हैं वाय स्थापक औषधियाँ। वाय मैंने होता है आयु को स्थापना करने वाली औषधियाँ। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रसायन है वो हम मानते हैं हरड़ को, हरित की जिसे टर्मिनिया चैबला कहते हैं, फिर आंवला है, फिर पिपली को रसायन माना गया है, एक हमारी बूटी होती है शतावरी, एक हमारी होती है अश्वगंधा, इसी तरह से गिलोय है, फिर ब्रेन के लिए रसायन मानी गई हैं कि जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, फिर हमारे जो प्रोस्टेट के लिए रसायन है गोक्षरू, वरुण, ये सारी जो औषधियाँ हैं। फिर कोंच के बीज होते हैं, कोंच इज़ वन ऑफ दी वंडरफुल रसायन। एक हमारे बड़ी वंडरफुल रसायन है उसका नाम है भलातक। भलातक को कुछ उपविष भी मानते हैं, हाइजर पॉइजनस प्लांट उसको मानते हैं, परंतु उसके लिए हमारे चरक में बड़ा सुंदर उसका वर्णन मिलता है कि जिससे हमारी जो है उत्तम धातुओं की प्राप्ति हो जाए, वो जो है जो चैनल्स की ब्लॉकेज को दूर कर दे, वो रसायन औषधियाँ होती हैं। उसमें भलातक का पर्टिकुलर जिक्र किया गया है, जो कि विष होते हुए भी बड़ी उत्तम रसायन है। जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहती हो उसको वो ठीक करता है। भलातक जैसी औषधि जो है वो उस आयुर्वेद में रसायन मानी गई है। और इस तरह से शंखपुष्पिका है, और भी ऐसी जो वैस्थापक औषधियाँ हैं जिनके जो आयुर्वेद के जहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए भी जो बेस्ट मानी गई हैं उसको रसायन औषधियों के नाम से जाना जाता है। और उसका बड़ा बिग चैप्टर है, जिससे कि हम ओल्ड अगर हम उसका सेवन रेगुलर करते रहें, जरूरी नहीं कि हम बीमार हो जाएं तो ही करना है। रसायन तो किसी भी अवस्था में हम ले सकते हैं, और उसको हम लेते रहेंगे तो हम ओल्ड एज को दूर कर सकते हैं, उसको दूर भगा सकते हैं, यौवन अवस्था हमारी बनी रहेगी। तो कोई पर्टिकुलर एज है जिस एज में हम ये सब शुरू कर सकते हैं? हाँ, ऐसे तो आयुर्वेद में जो रसायन का जो वर्णन है, जैसे नेत्र के लिए कोई रसायन औषधियाँ हैं जो आंखों के लिए, जैसे त्रिफला को नेत्र के लिए माना जाता है, तो बचपन से ही शुरू कर सकते हैं कि अगर त्रिफला का सेवन करते रहे, जैसे सप्तमत एक बहुत अच्छी औषधि है, वो त्रिफला और मुलट्ठी बेस्ड होती है, तो उसको हम लोगों को भी रसायन माना गया है। तो बचपन में हमारे तो एक संस्कार किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्वर्ण का जो संस्कार करते हैं, छोटे बच्चे को ना स्वर्ण का एक उसका शहद में मिला के चटाते हैं स्वर्ण की बस। उससे क्या होता है, उसको अनप्राशन संस्कार के साथ ही बच्चों को किया जाता है, वो भी एक रसायन के रूप में काम करता है। उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इम्यूनोमोडुलेटर टाइप की ड्रग्स होती है। तो इस तरह से रसायन जो है हम यौवन अवस्था में जिस तरह की पर्टिकुलर, जैसे वाल काले रहें, ठीक है ना, उसके लिए जैसे आंवले का प्रयोग है, तो ये ऐसी रसायन औषधियाँ डिफरेंट रोगों के हिसाब से भी प्रयोग की जाती हैं। और हम इसको किसी भी एज में मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, पर पर्टिकुलरली जो है 30 के बाद तो करना ही चाहिए रसायन का सेवन। बिल्कुल। डॉक्टर, वृद्ध अवस्था में बीमारियां भी बहुत कॉमन हो जाती हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जो हम जनरली जानते हैं? नहीं, ओल्ड एज में एक्चुअली हमने देखा है कि जब वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है तो हमारी जो है उससे रिलेटेड जैसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमें जो मिलती है दैट इज अनिद्रा। तो आमतौर पे ओल्ड पर्सन जो है इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं, उनको रात को नींद प्रॉपर नहीं आती है। तो इंसोम्निया के लिए मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का बड़ा अच्छा योगदान है, बड़े सिंपल योग दिए गए हैं। एक हमारी मेडिसिन होती है, उसका नाम है पिपला मूल। पिपला मूल का चूर्ण होता है, जिसको 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक हम उसको जो है रात को गर्म दूध में थोड़ा चीनी डाल लिया जाए। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो, अगर कोई शुगर की प्रॉब्लम है तो चीनी नहीं डाली जाएगी। तो उसको क्या है, उसको जो है वो रात को सोने के टाइम पे पिपला मूल का चूर्ण जो है 1 गिलास दूध के साथ अगर रात को सोने के टाइम पे ले लिया जाए, 1 से लेकर 3 ग्राम तक ओल्ड पर्सन अगर उसका सेवन करते हैं तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसी तरह से हमारी एक औषधि होती है ज्योतिषमती का तेल आता है, उसके 5 टू लेके 10 ड्रॉप्स तक हम उसको ज्योतिषमती तेल, मालकंगनी का तेल भी उसको बोलते हैं, तो वो वाला जो तेल है वो 5 से 10 बूंदे जो हैं वो दूध में डाल के हम उसकी देते हैं। इसी तरह से हमारी औषधि है जटामासी का चूर्ण आता है, जटामासी चूर्ण उसके 1 से लेकर 3 ग्राम तक। फिर हमारे एक चूर्ण आता है अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण भी 1 से लेकर 3 ग्राम तक। उसी के साथ सर्पगंधा चूर्ण, इसकी डोज थोड़ी कम होती है, ये 500 मिलीग्राम मीन्स 4 रत्ती तक हम सर्पगंधा चूर्ण देते हैं। सर्पगंधा से भी बड़ी अच्छी नींद आती है। सर्पगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण और जटामासी का चूर्ण, ये तीनों को मिलाकर के भी प्रयोग किया जा सकता है। एक हमारा एक बना बनाया बड़ा अच्छी औषधि नींद अच्छी लाने के लिए दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सारस्वत चूर्ण।
सारस्वत चूर्ण एक बड़ा बैलेंस योग है, उसका भी आधा ग्राम मतलब आधा चम्मच जो है वो चूर्ण का लगभग वही 1 से 3 ग्राम तक की डोज हम अक्सर मानते हैं। 1 से 3 माशे बोलते हैं, ग्राम 1 माशे के बराबर होता है। तो उतनी मात्रा में अगर हम उसको दूध के साथ दे दें तो जो है हमारे ओल्ड पर्सनस को, जो वृद्ध अवस्था सीनियर सिटीजन्स के लिए एक वरदान के रूप में, अगर वो रात को सोने के टाइम पे बजाय कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कोई ओपियम बेस्ड ड्रग्स लें, उससे बेटर है कि वो अपनी सिंपल सी जो है आयुर्वेद की औषधि जैसे सारस्वत चूर्ण बताया मैंने, उसका प्रयोग करें तो अच्छी नींद उनको आ सकती है। इसी तरह से एक दोस्त कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज में जो हमें अक्सर मिलती है वो है कंपवात की। पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे ना हाथ कांपने लग गए हैं, और उनके हाथ कांपने से क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज कहते हैं उसको डेवलप होने के लिए नर्वस सिस्टम की ये रिलेटेड प्रॉब्लम है, वात रोग मानते हैं हम इसको। ओल्ड एज में एक्चुअली वात का प्रकोप हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उससे जो है वो हाथ कांपने लग जाते हैं। तो उनको हम अक्सर जो है अश्वगंधा का, शतावरी एक बड़ी हमारी रसायन औषधि है, उसके साथ साथ कोंच के बीज होते हैं मिकोना प्रेंस के नाम से, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। कोंच के बीजों का चूर्ण जो है वो उसमें मतलब एल्डोपा एमडोपा टाइप की जो वैसे उसमें जो है वो उसमें पाए जाते हैं, वो जो ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको वो उसमें मिलते हैं अपने कोंच के बीज में भी, और अश्वगंधा और शतावरी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक वंडर के रूप में काम करते हैं। फॉर इस तरह से कुछ हमारी औषधि हैं, जैसे वृतवात चिंतामणि रस है, रसराज रस की औषधि है, और इस तरह योगेंद्र रस है, और ऐसी कुछ औषधियाँ जैसे कंपवतारी रस है और दिव्यगुणाख्या रस है। दिव्यगुणाख्या रस एक बड़ी वंडरफुल औषधि है जो हम पार्किंसंस डिजीज में देते हैं। कंपवतारी रस, त्रिगुणाख्या रस भी एक बहुत अच्छी औषधि है जिसका प्रयोग हम करते हैं फॉर कंपवात। तो इसी तरह से हमारी ओल्ड एज में अक्सर हमारे पास पर्सन्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जो है हमारे रात को कई बार होना पड़ता है और हमें बार बार पेशाब का, उनको अक्सर क्या होता है कि उनका जो पौरुष ग्रंथि होती है हमारी, जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं, तो पौरुष ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, तो उसको कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कई बार कैंसर का रूप भी ले जाती है, परंतु उसको हम अर्ली स्टेज में अगर संभाल लें तो बड़ी सिंपल सी औषधियाँ हैं उसके लिए, जिनका बेस जो है वो क्या है, एक तो शिलाजीत होती है उसमें, एक हमें वरुण होता है हमारा एक प्लांट वरुण, और वरुणादि गूगल की प्रयोग करते हैं, वरुणादि गूगल की गोलियां, वरुणादि वट्टी, और इसके साथ साथ एक हमारी पुनर्नवादि गूगल या गोक्षरादि गूगल, ऐसी औषधियां हम देते हैं। उस चंद्रप्रभा वट्टी है। कुछ हमारी पेटेंट ड्रग्स हैं जो कि बड़ी कॉमन आजकल यूज होती हैं, दैट इज बंगशिल एंड फोर्टिज। एक हिमालय की हमारी हिमप्लाजिया की टेबलेट्स आती हैं, वो भी एक गोली सवेरे शाम अगर ले जाए, चंद्रप्रभा वट्टी का प्रयोग किया जाए, और उसके साथ साथ जो है वो प्रोस्टीना है, आजकल एक बीपीएच के लिए जो है यूराल बीपीएच के नाम से ऐसी कुछ औषधियाँ आती है, तो ये वर्क करती हैं वो, तो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी को से हम बच सकते हैं। इसी तरह से हमारी ओल्ड एज में अक्सर कब्ज की प्रॉब्लम होती है। बुजुर्ग आकर के हमें कहते हैं कि हमें बहुत पेट साफ नहीं होता, क्योंकि उनकी मूवमेंट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो उनकी जो है कब्ज को हटाने के लिए अगर वो रेगुलरली, एक बड़ा सिंपल सा योग है, वो पंचसंकार चूर्ण होता है। पंचसंकार चूर्ण को हम जो है वो शिवा, उसमें जो है ना हरित की पड़ती है मेन, ठीक है, सनाई पत्ती पड़ती है, सेंधा नमक पड़ता है, इस तरह का योग है। इसी तरह से एक मुलट्ठी से बेस्ड योग है, बड़ा अच्छा टेस्टी योग है, उसका नाम है स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण का भी जो है 3 ग्राम तक प्रयोग रात को कर सकते हैं। केला अकेला त्रिफला चूर्ण, कईयों को त्रिफला सूट नहीं करता है क्योंकि उसमें कुछ शायरस औषधियाँ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अकेली हरड़ का चूर्ण ले लें 3 ग्राम। डॉक्टर साहब, क्या कोई घर की चीजें भी हैं ऐसी जो ले सकते हैं? हाँ, इसबगोल का छिलका है जैसे, वैसे भी हम डाइट का कहते हैं कि भाई ओल्ड एज में ऐसा सुपच्य आहार दिया जाए, है ना, हैवी भोजन ना किया जाए, जो उनको पाचन ठीक हो सके, तो उसका अगर हम साथ में करते रहेंगे तो हम जो है विबंध जैसी प्रॉब्लम जो है उससे हम बच सकते हैं। और फिर आपको पता है जैसे ओल्ड एज में हमारी इंद्रियों की प्रॉब्लम हो जाती है जी, आंखों की, जैसे हाँ, कानों के साथ और दांतों की, ये वेरी कॉमन मच सी प्रॉब्लम ये हमारी, हाँ बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो दृष्टि दुर्बल्य हो जाता है ओल्ड एज में आकर के, जो है ना आंखों कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम टाइमली हम रात को सोने के टाइम पे त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं, त्रिफला घृत का प्रयोग करते हैं, है ना, त्रिफला घृत एक मेडिकेटेड घी होता है। इसी तरह से एक सप्त अमृत लो दवाई है। सप्त अमृत लो में एक्चुअली 5 चीजें होती हैं जो बेसिक होती है, उसमें भी त्रिफला होता है और एक उसमें लोह भस्म होती है, साथ में उसमें मुलट्ठी होती है। तो मुलट्ठी और का बेस के बनी हुई सप्तामृत लो जो है वो बड़ी एक वंडरफुल औषधि है। इसी तरह से हमारे मुक्ता शुक्ति भस्म है ना, इसी तरह से अमल की रसायन है, आंवले को आंवले के रस में भावना दी होती है, वो अमल की रसायन का प्रयोग भी अगर हम 3 ग्राम तक करें, रेगुलर प्रयोग करें, तो हमारी जो है दृष्टि दुर्बलता से हम बच सकते हैं। और आंखों में एक ड्रॉप्स चले हुए हैं, पुनर्नवा के अर्क बनाया जाता है, पुनर्नवा शिरम पुनर्नवम क्रोतीति पुनर्नवा, जो शरीर को दोबारा नया कर दे। पुनर्नवा का अर्क जो है अगर वो आंखों में डाला जाए, पुनर्नवा का उसका अर्क निकाल के, तो वो कैटरेक्ट से हम बच सकते हैं, कैटरेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। तो दृष्टि दुर्बलता की प्रॉब्लम के लिए तो मैंने बताया कि आपको ये त्रिफला बेस्ड ड्रग्स जो है वो उसमें दी जाती हैं।
और इसी तरह से आपने जो बताया कि भी कानों से ऊंचा सुनाई देना, जिसको हम बाधरिया कहते हैं, है ना, कानों से मतलब ऊंचा सुनाई देने लग जाता है, तो उनको भी आजकल मशीनें तो हैं, परंतु उसको प्रिवेंट कर सकने के लिए वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम कुछ ऐसी औषधियाँ जो बड़ी सिंपल हैं, एक हमारे आता है रोगन समाहत खुशा, तो उसके भी जो है 1 से लेकर 3 ड्रॉप्स कान में डाल दिए। एक बिल्वादी तेल आता है, बिल्व से बना हुआ तेल होता है। इसी तरह से एक हमारे बड़ी कॉमन मेडिसिन है, जैसे बादाम रोगन है, उसको कान में अगर डाला जाए तो उससे हम बदहरिया की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमारी एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है सारीवा आदिवट्टी। सारीवा आदिवट्टी का अगर रेगुलर प्रयोग किया जाए, इसी तरह से कम्बिनेशन है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, इसको मिलाकर के एक चूर्ण बना लिया जाए तो भी हम जो है वो बदहरिया जो है ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आपने दांतों के लिए भी, हाँ, दांतों के लिए हमारे बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि दांतों का जो रक्षा करती हैं, जैसे हम मर्तबान लेते हैं तो मर्तबान में हम क्या करते हैं, उसमें उल्ली वगैरह न लगे तो उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, तो वो उसको उल्ली वगैरह नहीं लगती। हमारा माउथ भी एक तरह का अगर हम मर्तबान समझ दें तो उसमें अगर हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो रोज़ रात को सोने के टाइम पे मैं समझता हूँ कि सिंपल सरसों का तेल और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके अगर हम थोड़ा सा उसको मसूरों के ऊपर उसकी मसाज कर देते हैं तो हम दांतों की बहुत सारी बीमारी, क्योंकि उसकी बेस जो है फंगस से होता है, तो उससे ही बच सकते हैं। रेगुलर उसका प्रयोग करें, दांत बड़े मजबूत रहेंगे, गम्स बने रहेंगे। वैसे हमारे चूर्ण भी आते हैं, दर्शन संस्कार चूर्ण है, इसी तरह से हमारा जो है दंत कुसमाकर चूर्ण आता है, एक बहुत अच्छा चूर्ण होता है। और गम टोन की भी एक टैबलेट G32 की टैबलेट्स होती है जो कि खाई नहीं जाती हैं, बल्कि उसका मंजन बना करके प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छे इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके लिए, दांतों के लिए हैं। तो इसी तरह से हाँ डॉक्टर, एक याददाश्त के लिए भी, ये भी आजकल कॉमन होती जा रही है कि ओल्ड एज में, हाँ, ओल्ड एज में स्मरण शक्ति जो है ना, हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी कम हो जाती है। तो मेमोरी को शार्प जो है इंक्रीज करने के लिए हमारी जो है मेध्य औषधियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि रसायन औषधियाँ मेध्य हैं, उसमें शंख पुष्पी आ जाती है। शंख पुष्पी का शरबत जो है उसके जो याददाश्त को, हमारी टेबलेट का नाम ही स्मृति सागर रस है, स्मृति का समुंदर। तो उसमें वचा होती है, बेसिकली वचा, एक्वरस कैलेमस एक प्लांट होता है, उस पर बेस ड्रग होती है स्मृति सागर रस। इसी तरह से हमारे सारस्वता रिष्ट आता है, वो भी हमारी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। तो उसमें मतलब उसमें जो है हमारी याददाश्त के लिए भी अच्छी है। और इसी तरह से हमारी प्रॉब्लम जो है, गला कई बार बैठ जाता है ओल्ड एज में आकर के ना, हमारे आवाज़ जो है जैसे बैठ जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, उसमें भी ये वचा का प्रयोग बहुत अच्छा है। वो हमारी कोयल जैसी आवाज़ साफ हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी उग्र गंधा भी बोलते हैं इसको, वचा को, एक्वरस कैलेमस, ये वही बूटी है जो छोटे बच्चों को हम बचपन में गले में बांध दिया करते थे। इसको चूसने से बच्चों की जो है तोतलापन नहीं होता। यही जो है अपना वचा चूर्ण जो है, इसका अगर हम प्रयोग करें, मगर इसकी मात्रा बहुत कम होती है, 250 मिलीग्राम, मीन्स 2 रत्ती से लेकर के 4 रत्ती की मात्रा में अगर हम इसको थोड़े शहद में बादाम रोगन डाल के इसका वचा का प्रयोग करें तो उससे जो है हमारी जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी ठीक हो जाती है। उसके लिए सारस्वता रिष्ट एक मेडिसिन आती है, वो भी हॉर्सनेस। बेहेड़े का चूर्ण जो है, बेहेड़ा भी कॉमन प्लांट है, उसकी मिंगी, उसका चूर्ण जो है वो हम देते हैं। इसी तरह से पिपली है, कई बार आवाज़ जो है साफ इसलिए नहीं होती कि पिपली उसकी जो है बलगम वगैरह वहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे कफ का प्रकोप होता है, तो वहाँ पे हमें जो है वो पिपली का चूर्ण भी हम देते हैं। 64 प्रहरी पिपली चूर्ण जो है अगर हम दे दें 250 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक, तो ये पिपली से भी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में फ़ायदा होता है। डॉक्टर गुलाटी, आज हम आपसे जोड़ों के दर्द के बारे में भी जानना चाहेंगे। ओल्ड एज की ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, जोड़ों के दर्द भी आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा बताया कि जोड़ों के दर्द जो है ना, ये ओल्ड एज में, क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज आती है तो हमारे जैसे लेडीज़ में तो क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो जैसे उनका मेनोपॉजल सिंड्रोम के सिम्टम मेन हो ये होता है कि उनको कैल्शियम लेते हुए भी उसकी डिपोजिशन नहीं हो पाती। तो क्योंकि एस्ट्रोजन का वो फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी कम होने से जो है ना, ये कैल्शियम का, उसमें कैल्शियम की हमें जो पूरी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसमें कि सुशिरता कहते हैं हम इसको, जो बोन्स है ना उसमें छेद होने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कैल्शियम की कमी के लिए हमारे आयुर्वेद में जो है सबसे अच्छी औषधि है वंशलोचन। वंशलोचन जिसको हम जो सितोपलादी चूर्ण का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो उसी तरह से उसके साथ जो कपर्दिका भस्म, कोडियों की भस्म होती है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, कोकटांतोक भस्म है, इसी तरह से प्रवाल भस्म है। और ये वाली जो है उस पर बेस्ड एक हमारे योग होता है अस्थि जो है ना उसको देने के लिए, तो वो उसको अस्थि सुशर्य के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, अस्थि पोषक टेबलेट्स भी आती हैं। और उसमें हमारे प्रवाल पंचामृत रस एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो इन्हीं पर बेस्ड होती है। तो वो कैल्शियम की कमी को भी पूरी करती है और उसका हम सेवन करते रहें। और गूगल का प्रयोग भी जो है
जोड़ों की दर्द में हम करवाते हैं कि किसी को हमें जो देनी पड़ती है, योगराज गूगल का प्रयोग भी कर, सेहनाथ गूगल का या त्रिदिशांग गूगल का, ऐसी औषधियों का प्रयोग हम गूगल को भी कई बार साथ में, पर ये गर्म होती है, जिनके अंदर मतलब कैल्शियम की कभी ज़रूरत होती है तो उसको कैल्शियम को पूरा करने के लिए हमें वो मतलब कैल्शियम बेस्ड जो औषधि, जैसे मैंने बताया कि वंशलोचन है या प्रवाल पंचमृत है या कपर्दिका भस्म है, शंख भस्म है ना, इनका प्रयोग करते हैं। लाक्षादि गूगल भी एक हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, वो भी हम इसकी पूरी लाख दाने से बनती है दवाई। तो डॉक्टर क्या कोई घरेलू उपचार भी है जोड़ों के दर्द के लिए? हाँ, जोड़ों के दर्द के लिए जैसे हम ऑयल तेल की मालिश जो है वो हम करवाते हैं, उससे कोई वात नष्ट हो जाती है, तो इसमें तिल का तेल जो है वो उसका प्रयोग करते हैं। तो उसके बनाए हुए जैसे हमारा, जैसे हम तवाशीर बोलते हैं, तवाशीर बेस्ड जो है औषधियाँ, उसका प्रयोग हम जैसे मेथे का प्रयोग करते हैं, तो उसमें नेचुरल फॉर्म में हमें जो है वो जोड़ों के दर्द में हल्दी है, मेथे है और सौंठ है, इसको अगर हम तीनों को मिलाकर के एक चूर्ण बना लें तो वो उसमें बड़ा फ़ायदा करता है। हल्दी, मेथी और सौंठ का कम्बिनेशन जो है वो जोड़ों के दर्द में, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा मतलब लाभकारी है उसका। और गूगल का एज इट इज भी प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर, इस उम्र में भूख की भी कमी होने लगती है ना, समय पे खाया भी नहीं जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ओल्ड एज में एक्चुअली हमारे एंजाइम जो है ना वो, क्योंकि वो कम हो जाते हैं तो उसकी जो है अग्नि मंद हो जाती है, तो अग्नि को तेज करने के लिए ना भोजन से पहले, जैसे हम कहते हैं कि चित्रकादि वट्टी का प्रयोग करें या अदरक का सेवन जो है भोजन से पहले कर लें। भोजन अग्रे सदैव पथ्यम लवण अदरक भक्षणम अग्नि संदीपनम रुच्यम जीवा कंठ विशोधनम। तो अगर हम जो है थोड़ा सा भोजन से पहले अदरक का सेवन कर लें, है ना, उससे जिनकी भूख जो है वो बढ़ जाएगी। और काली मिर्च का सेवन करें ज़्यादा, ठीक है, उससे जो है वो भूख बढ़ेगी। उसके बाद बेस जो ड्रग है, जैसे अग्नि तुंडी वट्टी एक हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, अग्नि कुमार रस है, ऐसे हमारे कुछ चूर्ण भी हैं, लवण भास्कर चूर्ण है या अंगवाष्टक चूर्ण है, इन चीज़ों का चूर्ण जो है वो हम प्रयोग करवाते हैं। अजमोदा आदि चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं। इस तरह से उसी अजमोदा अजवाइन बेस्ड ड्रग होती है, तो वो भी भूख को बढ़ाने में, या द्राक्षास्व है, हमारी औषधि होती है पीने के लिए द्राक्षास्व। इसी तरह से कुमारी आस्व है, एलोवेरा का बना हुआ औषधि होती है, वो भी भूख को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इसके साथ साथ जो है हमें ओल्ड एज में कई बार बड़े चक्कर आते हैं, है ना, चक्कर आने की प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज में, वर्टिगो की प्रॉब्लम जो है वो उनकी ताकत ना होने से या कई बार बीपी लो हो जाने से, तो उनको भ्रम आ जाते हैं। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए शाश्वतारिष्ट एक हमारी औषधि होती है, शाश्वतारिष्ट को अर्जुनारिष्ट के साथ मिला करके देते हैं। ब्रह्म रसायन एक बहुत अच्छी औषधि है। कई बार हमें जब उसका बीपी एक्चुअली लो होता है तो सिद्ध मकर ध्वज का भी प्रयोग करवाते हैं। सिद्ध मकर ध्वज से उनका बीपी एकदम से ताकत आ जाती है, और वो चक्कर वगैरह जो आते हैं उसकी, कई बार जो हाई बीपी की वजह से भी चक्कर आते हैं, तो उसमें जो है हमें कोल्ड ठंडी औषधियाँ देनी पड़ती हैं, मुक्ता पिष्टी का, प्रवाल पिष्टी का, रसराज रस का, है ना, ब्रह्म रसायन के साथ मिला करके ऐसे आयुर्वेद में योग दिए जाते हैं। डॉक्टर, डिप्रेशन भी एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम है? हाँ, ओल्ड एज में ये समस्या बड़ी गंभीर, और इसको हम आयुर्वेद में वर्ड बोला गया है अवसाद, और अगर इसकी हम सही ट्रांसलेशन करें डिप्रेशन की, तो इसका नाम है उदासी। हैप्पीनेस की कमी हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या आदमी अपने को एक तो अकेलापन का अनुभव करने लग जाता है कि मैं अब अकेला रह गया हूँ, या कई बार उसके मन में ये होता है कि मैंने जीवन में फलां के लिए मैंने इतना किया, अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए, अपने समाज के लिए मैंने इतना कुछ किया, परंतु कई बार उसको उस तरह की रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद वो मुझे उसको नहीं मिलती, तो वो जो है ना उसको एक तरह का डिप्रेशन हो जाता है कि भाई मैं उदास सा रहने लग जाता है। तो उसमें जो है उनको मानसिक अवस्था उनकी बड़ा कई बार गंभीर रूप ले जाती है। तो आयुर्वेद में ऐसी मतलब औषधियाँ बहुत सारी हैं जो मानसिक अवस्था को इसको बैलेंस करने के लिए उनको फायदा करती हैं, जो कि मन पर भी काम करती हैं। तो उसमें एक वचा ही है जो मैं समझता हूँ कि वचा, जटामासी, शंख पुष्पी, ब्रह्मी, अश्वगंधा, इन सब का कम्बिनेशन, मंडूक पर्णी, इन औषधियों का कम्बिनेशन अगर बना के हम कोई चूर्ण बनाकर देते हैं तो उससे उनको, जैसे शाश्वतारिष्ट है या साथ की, इसमें ऐसे होते हैं। पर इसमें मैं समझता हूँ कि ओल्ड एज में ना ये उनको जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है कि भाई इसमें गिविंग की, फॉरगिविंग की और फॉरगेटिंग की हैबिट होनी चाहिए। जब आदमी जो है किसी को मतलब दाता बन जाता है, कुछ दान देने वाली पोजीशन हो जाती है, क्योंकि उसने सारे जीवन में दिया ही है, तो अब वो दान देने की अवस्था हो जाती है। उससे डिप्रेशन का मैं समझता हूँ को बेस्ट इलाज क्या है कि वो दान देने वाले बन जाएं और फॉरगेट कर जाएं। किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है तो उसको क्या है, फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें। माफ़ करने की आदत डाल लेंगे अगर बुजुर्ग लोग, और उसको फॉरगेट करने की आदत डाल लेंगे कि भाई मैंने ये जो है हुआ, उसको भूल जाएं, मतलब पास्ट को बार बार याद ना करें। तो अगर वो पास्ट को भुला देंगे तो उनका डिप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो गिविंग, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग,
दीज आर दी, मतलब हमारे तो वैसे शास्त्रों में बड़ा लिखा हुआ है, नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षाकारी विषयावसक्ता दाता समाज सत्यापार आप तो सेवी च भवत्तर होगा। हे मनुष्य, अगर तू हेल्दी रहना चाहता है तो तू उसको जो है ये ऐसा अपना जीवन बनाओ कि अपने सत्यपाथ पर चल करके इसके जो है दान देने वाला बनने से, मतलब उदारता का जो अपना दिया जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, जब उदारता की अवस्था हो जाती है तो फिर ये मानसिक जो रोग हैं वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। जी डॉक्टर, इतनी बीमारियों की जानकारी आपने दी, तो क्या कोई मैसेज भी देना चाहेंगे आप ओल्ड पर्सन्स के लिए? हाँ, मैं ओल्ड पर्सन्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको अपना जो जीवन का जब इससे जैसे जीवन की ये अवस्थाएं हैं, ये हमारे जो जैसे पड़ाव हैं जीवन के, तो इसको एक बड़े वेलकम करें इस ओल्ड एज को, उससे मतलब ये घबराएं नहीं, क्योंकि ये उसमें उसको ऐसा समझते कि अब बुढ़ापा आ गया तो अब तो बस ये हमें छोड़ेगा ही नहीं। इसको उसको बड़ी मतलब प्रॉपरली फेस करें, अपना जीवनचर्या को, जो दिनचर्या ऋतुचर्या का प्रॉपरली पालन करें। तो जो सुबह जैसे 4 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है वो अपना मल त्याग करने के 2-3 गिलास पानी, जैसे उषा पान का प्रयोग है, 2-3 गिलास पानी पिएं, फिर उसके बाद मल त्याग करें, फिर थोड़ा उसके बाद व्यायाम करें, टहलने चले जाएं, भ्रमण करें, और थोड़ा सा योगाभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, है ना। इसको हल्का जो व्यायाम करने से उनका जो है दिनचर्या को, और नियमित समय पर खाना खाने की आदत डालें, समय पर वो भोजन को करें, और नियमित समय पर जो है तेल की मालिश जरूर करवाएं, हफ्ते में 1 बार या कम से कम 2 बार जो है ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है। वायु हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ते अंत मध्यादि का वै अहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्यादि का कर्मात। जो ओल्ड एज में आकर के वाता का प्रकोप होता है, उसके लिए जो है तेल की मालिश जो है वो रेगुलर करवानी चाहिए। और जो है हमारे तो आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से, क्योंकि घृत को बहुत उत्तम माना गया है काऊ के घी को, तो उसको मात्रा में अधिक नहीं, क्योंकि वो अगर अधिक लेंगे तो वो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, स्मॉल मात्रा में जो है उसका सेवन जरूर करें। उसके साथ अगर उनको शुगर वगैरह नहीं है तो शक्कर का सेवन भी जरूर करें। शक्कर जो होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिनरल्स होती हैं जो बोन्स को भी स्ट्रेंथ देती हैं। घृत और शक्कर का जो है रेगुलर सेवन करते हैं ओल्ड पर्सन्स, और वो लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, क्योंकि आयुर्वेद में जो हमारे वाग्भट है उन्होंने स्पष्ट लिखा है, आयु काम्यम धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधेय परम आदर। तो मैं ओल्ड पर्सन्स को, बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को जो लंबी आयु की प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आयुर्वेद के उपदेशों को बड़ी आदर के साथ उसको सुने, उसको समझें और उस पर अमल करें, तो लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं, ओल्ड एज से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिसनर्स, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका समय पर